हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरह से सारे जितनी भी क्लासेस हमारी हो चुकी है उनको अटेंड कर रहे होंगे। मुझे आपके कमेंट्स भी मिल गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फिर से पॉजिटिव जोश के साथ, है ना बच्चों। हमारा ऑलरेडी जो टॉपिक चल रहा है वो सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, जो कि है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए आज हम बात करेंगे उसके आगे के टॉपिक्स की, जहां तक कि हम काफी सारे आंदोलनों के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं क्या उनका मोटिव था, क्या गोल था, क्यों वो आंदोलन किए गए और किस तरह से उन आंदोलन में किन किन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी भागीदारी दी स्वराज की ओर, स्वदेश की ओर और राष्ट्रवाद की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक्स। पहले तो रिवीजन, आपको हम हमेशा रिवीजन करते हैं। हम लोग सविनय अवज्ञा की ओर बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं कि सविनय अवज्ञा की ओर क्या था, हम क्या पढ़ रहे थे और कितनी उसमें क्या क्या कंसेप्ट, क्या क्या डाउट और क्या क्या क्वेश्चंस हमने किए, है ना बच्चों। चलिए, लाहौर अधिवेशन के बारे में, नमक यात्रा, सविनय अवज्ञा के प्रतीक, सामूहिक आंदोलन का भाव। अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने पूना पैक्ट के बारे में बात करा। पूना पैक्ट क्या था, उसमें क्या बातें हुई, और अब उसमें जानेंगे कि जो अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ, जो बातचीत हुई, जो चीजों का समाधान हुआ, वो उसमें क्या क्या बातें थी, किस बात पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मान गए और किन बातों को गांधी जी ने रखा, जो भी प्रस्ताव गांधी जी ने रखे। गांधी जी आमरण अनशन पे क्यों बैठे थे, उनका यही मोटिव था कि उनको पता था जब वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए तो वहां पे जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने ये उनके सामने प्रस्ताव रखा कि दलित समाज के लिए हम अलग से एक पूरा चुनावी क्षेत्र बनाएंगे, पूरा एक चुनाव का जो पूरा एक डिपार्टमेंट है वो बनाएंगे। पर इसके विरुद्ध गांधी जी इसीलिए आए क्योंकि उसमें हिंदू जाति, जो हिंदू समाज है वो बट जाता, कहीं ना कहीं उसका विभाजन हो जाता। उसको बचाने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया और उस चीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समझा, उनके पास गया। अब उनकी मीटिंग में क्या बातें हुई, उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई, उनकी जो बातचीत हुई, वो अब हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे आज ही सामूहिक आंदोलन का भाव। सामूहिक आंदोलन का भाव का क्या अर्थ है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। उसमें अगर प्रश्न आता है कि सामूहिक आंदोलन का जो भाव है उसको स्पष्ट कीजिए, तो वो भी आज हम जानेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो बातचीत हुई पुणे पैक्ट के बारे में, पुणे पैक्ट के बारे में, तो वो हमने जाना कहाँ हुआ। पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, अब जब संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात हुई तो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को त्याग दिया गया और वे हिंदू समाज के एक साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के का हिस्सा बने रहे। अब अलग से यदि उनके लिए चुनावी क्षेत्र बनाया जाता, अलग से उनके लिए एक ऐसी जगह बनाई जाती जहां पे दलितों के नेता अलग होते, जहां पे सिर्फ दलितों के लिए वोटिंग होती और वोट करने वाले भी दलित होते, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज का विभाजन हो जाता, डिवाइड हो जाती, हिंदू समाज बट जाता। तो इसी को चलते हुए ये जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की जो बात करी थी, जैसे जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये वोटिंग और चुनावी क्षेत्र की बात करी थी, तो वो कहीं ना कहीं वो मांग को त्याग दिया गया। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। वे हिंदू समाज के साथ संयुक्त निर्वाचन, संयुक्त मतलब साथ में, संयुक्त मतलब साथ में क्षेत्र का हिस्सा बने रहे। अब उन्होंने जो चुनाव चल रहे थे वो साथ में ही चलने लगे, मतलब उन्होंने फिर अलग चुनावी क्षेत्र की बात नहीं करी, है ना। संयुक्त मतलब साथ में। अब सीटों में वृद्धि, वृद्धि मतलब किसी भी चीज का बढ़ना। जैसे पहले कोई चीज 2 थी तो वो 3 हो गई, पहले कोई चीज 2 थी तो वो 3 हो गई, ये क्या हो गई? बढ़ गई, वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई, प्लस हो गई, वृद्धि हो गई।
तो वृद्धि, सीटों में वृद्धि। अब सीटों में वृद्धि क्या है? सीटों में वृद्धि का मतलब यह है कि प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों, दबे कुचले वर्ग, दलितों दबे कुचले वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से 147 कर दी गई। अब ये क्या है? पहले दलितों की जो चुनावी सीट थी, मतलब पहले दलित वर्ग जो था वो सिर्फ 71 सीटों पे लड़ सकता था। कितनी सीटों पे? 71 सीटों पे। वृद्धि हो गई, प्लस अब ऐड हो गई, वृद्धि हो गई, बढ़ गई। अब बढ़ के कितनी हो गई वो सीटें? 147 हो गई, मतलब रिजर्व कर दी गई, है ना, रिजर्व कर दी गई, आरक्षित करती गई। हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आरक्षण के बारे में कि दलित वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती है, रिजर्व होती है। अब वो चीजें परीक्षाओं में भी होने लग गई, तो इस वजह से उनका जो सामाजिक और राजनैतिक और शिक्षा के क्षेत्र में जो सशक्तिकरण है वो बढ़ गया। मतलब उनका जो डेवलपमेंट है, जो उनकी समाज का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ गया, क्योंकि उनको सीट, उन्होंने अलग चुनावी क्षेत्र की मांग को त्याग दिया। उन्होंने साथ में आया, पर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि कभी कभार बहुत सारी ऐसी सीटें होती है जहां जो दलित समाज के जो राजनेता हैं, दलित समाज के जो नेता जो आगे राजनीति में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सीट सीमित है, मतलब लिमिटेशन है, उसमें कुछ सीमाएं हैं। पर अब क्या हुआ? उनके लिए सीटें बढ़ के कितनी हो गई? 147। ये बातचीत किसमें तय हुई? पूना पैक्ट में। किनके बीच में तय हुई बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के और गांधी जी के बीच में। ठीक है, सीटों में वृद्धि कर दी गई। उन्होंने जो पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग थी वो उन्होंने त्याग दी, और उन्होंने सीटों में वृद्धि की बात रख दी कि हमें कुछ सीटें जो रिजर्व है वो बढ़ाकर इतनी कर दीजिए, 71 से 147 कर दी गई। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब केंद्रीय विधान मंडल, सेंट्रल लेजिस्लेचर, मतलब सेंट्रल में, केंद्र में भी दलित वर्ग के लिए 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। अब पहले तो बात हुई थी विधान, मतलब विधानसभा, विधान मंडल मतलब विधानसभा की सीटें। अब सेंट्रल मतलब केंद्रीय, केंद्र, ठीक है, केंद्र विधान मंडल में भी उनकी सीट कितने प्रतिशत कर दी गई? 18% कर दी गई। इसमें भी बढ़ोतरी। केंद्रीय असेंबली आरक्षण, मतलब केंद्र में भी उनको आरक्षण मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया, है ना। तो ये वाली बात कि इनके बच्चों फिर कंफ्यूज मत हो ना, पूना पैक्ट की जो बातचीत थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में थी। तो उनमें ये डिसाइड हुआ कि केंद्रीय, है ना, सेंट्रल में, ठीक है, केंद्र में कितना आरक्षण मिलेगा? 18%, 18%। अब सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व। अब क्या हुआ? जैसे ये तो बात थी चुनावी क्षेत्र की, अब सरकारी नौकरियों की बात हुई, तो उसमें भी उन्हें आरक्षण मिला, दलित वर्ग को आरक्षण मिला। ये बातचीत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रखी। समझौते में यह तय भी तय किया गया कि सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग के लोगों के उनकी योग्यता के अनुसार, मतलब जिस तरह का काम वो जानते, जिस काम में वो योग्य है, जिस काम की उन्हें जानकारी है, उस योग्यता, मतलब मान लो वो 10th पढ़े हुए हैं, 12th पढ़े हुए हैं, कॉलेज किए हुए, या कोई एक्स्ट्रा डिग्री कोर्स किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग, उस योग्यता के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, योग्यता के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रतिनिधित्व मतलब उचित उनको स्थान दिया जाएगा जहां वो सरकारी नौकरी में जिस पद पे पदस्थ हो सकते हैं। ठीक है, उनके किसके अनुसार? योग्यता, उनकी जो योग्यता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 10वीं पढ़ रखी है, तो 10वीं के लायक कौन सा काम है सरकारी दफ्तर में, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें पोस्ट दी जाएगी, उस अकॉर्डिंग उन्हें नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरी के बारे में ये समझौता हुआ। उसके लिए भी
अलग अलग जगह उनकी रिजर्वेशन की इतनी सीटों पर हमें सिर्फ दलित वर्ग के लोग ही बिठाने हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए पूरी सरकारी नौकरियां हैं 25, अब 25 में से उन्होंने बोल दिया कि 15 या 20 सीटें में सिर्फ कौन रहेगा, दलित वर्ग। जो 15 नौकरियां हैं उनमें सिर्फ दलित वर्ग रहेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। राष्ट्रीय एकता, इसने हिंदू समाज को विभाजित होने से बचा लिया। मान लीजिए, एक बार इमेजिन कर लीजिए, पूना पैक्ट यदि नहीं होता, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सोचते कि ठीक है उनको करने दो, उनको अनशन करने दो, हम हमारा देखेंगे, वो उनका, पर उन्होंने क्या, किस भावना को दोनों ने एक साथ रखा, एकता की भावना को। और जो एकता की भावना गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बताई, वही भावना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी जी को बताई कि मैं अलग क्षेत्र इसलिए चाह रहा हूं ताकि जो दलित वर्ग है, जो अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, वो आगे बढ़े। ये नहीं कि हिंदू का विभाजन हो जाए। उन्होंने इस तरह की सोच नहीं रखी थी, उन्होंने ये सोच इसलिए रखी थी क्योंकि जो बचपन से उनके साथ हुआ, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ा, छूत अछूत वाली परेशानियों का। लोग उन्हें नीचा दिखाते थे, तो इस तरह की परेशानी उनकी आने वाली पीढ़ी ना भोगे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। तो गांधी जी कहीं ना कहीं ये समझ गए थे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका सिर्फ इतना सा एक मोटिव था, इतना सा गोल था कि हमारा समाज भी धीरे धीरे आगे बढ़े, उन्हें भी एक ऐसा स्थान मिले जहां पे वो और ऊंचाई पे जा सके, और उन्हें कोई भी अछूता या ऐसे दूसरा वर्ग का लोग ना कहे, वो भी भारत की आजादी में उतने ही हिस्सेदार बने। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन आगे की। अब पहली बात तो ये है बच्चों की, जब ये बातचीत हुई तो इसका मेन मोटिव ही यही बना कि हिंदू समाज का विभाजन होने से बच गया, हिंदू समाज अलग थलग होने से बच गया, और स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्र एकता को बनाए रखा। अब जब दोनों, मतलब हर तरह का हिंदू साथ में है, गुजराती, मराठी और बंगाली और ये सब एक साथ हैं, है ना, तो इसीलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया और ये चीजें बात हुई पूना पैक्ट में। ठीक है, अब इस समझौते ने दलितों को भारतीय राजनीति में एक मजबूत पहचान और आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिया। संवैधानिक अधिकार मतलब बिल्कुल पक्का अधिकार, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि बातचीत द्वारा कि पहले हाँ बोल दिया और फिर बाद में मना कर दिया, नहीं, संवैधानिक, संविधान में ये चीज लिखी हुई है कि उनको इतनी आरक्षण सीटें मिलनी चाहिए कि इनको, जो भी दलित समाज के लोग हैं, उनकी सीटें इतनी रिजर्व रहेगी, उनकी नौकरियां इतनी रहेगी, वो रिजर्व रहेगी, वो किसी भी और जाति के इन व्यक्ति को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से लोगों में, हिंदू समाज में एकता आ गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे थे। ठीक है, ये था ऐतिहासिक महत्व। इस बात का ऐतिहासिक महत्व, ये जो पूरा पूना पैक्ट का जो हमने पूरा इंसिडेंस जाना, पूरा ग्राउंड जाना, तो उसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो यही है कि इस समझौते ने दलित को भारतीय राजनीति में एक मजबूत पहचान दिलाई और आरक्षण का संवैधानिक आधार दिलाया, एक संवैधानिक आधार दिलाया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ? ये तो बहुत इजीली सभी बच्चे आंसर कर देंगे, बहुत ही इजीली। मुझे आई थिंक 5 सेकंड्स की भी जरूरत नहीं होगी, फिर भी मैं काउंटडाउन दे देती हूँ। ये भी IMP है, ये घुमा फिरा के भी आता है कि गांधी जी और सॉरी, मैं आंसर ही बता रही हूँ अभी, पहले IMP ले लो, ये IMP है, मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, जो आंसर बताएगा फिर मैं बताऊंगी कि घुमा फिरा के कैसे आता है। 5 सेकंड है आपके पास, स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन। 1 2 3 4 5। चलिए, इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है, गांधी, सही बोल रही हूँ मैं? नहीं, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। डॉक्टर, इसको आप बस लिख के दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना बच्चों। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट।
पूना पैक्ट ये था कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई वो अभी जस्ट हमने जानी। आरक्षण की बात हुई, इतने प्रतिशत इनको सीट दी जाएगी केंद्र में भी और विधान में भी, विधानसभा सीटों में भी, है ना। तो ये बातचीत हुई। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पूना पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था, तो गांधी, ये आपको आ गया। अब इसमें ये भी आ सकता है कि संविधान में जब सीटों की जो रिजर्व सीट थी वो वाली बात किन के बीच में, जो रिजर्व सीट की बात थी, जो आरक्षण की बातचीत थी, वो किन किन के बीच में हुई थी, तो वो आप बिल्कुल बता दीजिएगा कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ये बातचीत हुई थी। चलिए बच्चों, ये वाला 1 मार्क भी आपका पक्का हो गया एमसीक्यूज का। बेटा ये भी आईएमपी है, जितने भी एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं, वो सब आपके लिए आईएमपी है। चलिए आगे। जब एग्जाम में टीचर की नजर सीधा आप पे आ जाए, मतलब ऐसा होता है ना कि बस एक डर हर बच्चे को रहता है कि मेरा रोल नंबर पहले ना आ जाए, वरना टीचर के जस्ट सामने मैं बैठूंगा और यहाँ बैठूंगी और फिर क्या होगा। तो ये हाल हो जाता है। सब देखते तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत लोगों ने देखा है ना, जेठालाल जी। तो ये ऐसा फेज बन जाता है। कैसा फेज बन जाता है? ऐसा फेज बन जाता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं आगे। बहुत फनी है वैसे। चलिए, सबको मजा आ गया, हंसी आ गई। चलिए अब बात करते हैं आगे। हमारे सिर्फ लास्ट के 2 मेन टॉपिक बचे हुए हैं। पहला तो हमारा ये है सामूहिक अपनेपन का भाव, और दूसरा हमारा ये है भारत छोड़ो आंदोलन। बस हमारे ये 2 टॉपिक बचे हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव। अब बच्चों, जहां हम बात कर रहे हैं एकता की, तो लोगों के मन में थोड़ी थोड़ी बातें ये है कि हम इसको और कैसे आगे ले जाएं, सामूहिक एकता का भाव हम कैसे और स्पष्ट करें। तो लोगों ने एक विचारधारा करी कि हम अपने भारतीयों के मन में भारत के प्रति प्रेम जगाने की और चीजें ये कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे गांवों में जाके जो पुराण कथा है, जो पुरानी कथा है, जो बच्चे सुन के बड़े हुए हैं लोगों के साहस की, तो वो सब हम कहीं ना कहीं इकट्ठी करें और लोगों तक पहुंचाए। लोगों में बताएं कि जैसे उन्होंने देखा कि दूसरे देशों का भी झंडा है और दूसरे देशों के भी गीत है, वैसे ही उसी तरह उन्होंने अपनी गाथाओं को समेटा और लोगों तक पहुंचाया। अब इसमें किन किन लोगों की भागीदारी रही और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करी गई, क्या क्या ऐसे फैसले लिए गए जिससे जो एकता का भाव है वो और आगे बढ़ा और लोगों ने हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वो अब हम जानते हैं। चलिए, सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव, साझा संघर्ष। जो संघर्ष था वो कहीं ना कहीं आंदोलन में दिख रहा था। जो भी आंदोलन किए गए वो संघर्ष से भरे थे, क्योंकि ऐसे ही नहीं लोग इकट्ठा हो जाते हैं आपके साथ। आपका जो बातचीत करने का तरीका या आपका जो भी इंटेंशन है अपने देश के प्रति, वो पहले लोगों को आपको बताना पड़ेगा, तब जाके लोग आपके साथ। पहले लोगों में ऐसा ना कि ठीक है अंग्रेजों ने थोड़ा सा कुछ अच्छा बोल दिया या अच्छा कर दिया या आपके काम कर दिए तो वो आपके लिए अच्छे हो गए, बट उसमें उनकी क्या चालाकी थी, वो ये चाह रहे थे कि हम भारत को अलग थलग कर दें और हम जिंदगी भर इन पे राज करते रहें। उन्होंने देखा भारतीय मेहनती हैं, ये लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा लड़ भी लेते हैं आपस में, पर उन्हें यही नहीं पता कि जब एकता की बात आती है तो भारत उसमें सबसे पहले आते हैं, हम उसमें सबसे पहले आते। हम जातिवाद पे इतना झगड़ा नहीं करेंगे, हम एकता लेके चलेंगे। तो ये वाली बात अब हम इसमें करेंगे। इसमें संयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। अब इसमें सांस्कृतिक प्रक्रियाएं का मतलब बेटा हमारी संस्कृति से जुड़ी, हमारे भारत से जुड़ी, छोटे छोटे गांवों से जुड़ी जो परंपराएं हैं उन्हें आगे लाया गया, एक नाम दिया गया, भारत को एक
ध्वज की पहचान दी गई, भारत को एक चित्र की पहचान, मतलब भारत माता हमारी भूमि, हमारी कर्म भूमि, हमारी जन्मभूमि, उनको भी एक चित्र में दर्शाया गया। तो वो किस टाइप का चित्र था, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी और किसके द्वारा बनाया गया, वो हम आगे जानेंगे। भारत माता की छवि, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं बच्चों, ये अभी से स्टार बना लो, जब आप ये फ्लो चार्ट बना रहे हो तो उसमें आईएमपी में सबसे पहले इसको स्टार बना लो कि इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न आता ही आता है, चाहे वो डिफरेंशिएशन में आता है, चाहे वो लघु में आता है, चाहे वो स्पष्टीकरण में आता है, पर इससे प्रश्न जरूर आता है, इसको स्टार बना लेना। लोक कथाएं व गीत, अब लोक कथाएं व गीत के बारे में बात होती है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के बारे में कि राष्ट्रीय ध्वज, हमें एक ध्वज कैसे, राष्ट्र में एक ध्वज कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब कैसे उसको बनाया गया, कैसा उसका क्रिएशन था, उसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं सामूहिक अपनेपन के भाव से। सामूहिक अपनेपन का भाव, सामूहिक अपनेपन का भाव तब पैदा होता है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे सभी एक राष्ट्र के अंग हैं। मतलब वो सब सामूहिक, अलग अलग तो है पर वो एक समूह में है। किस द्वारा समूह में है? राष्ट्र के, राष्ट्र, क्योंकि एक साथ है, भाव अलग अलग है, जातियां अलग अलग है, प्रजातियां अलग अलग है और धर्म अलग अलग है, पर रह कहाँ रहे हैं? एक ही जगह। और भाव कैसा है? राष्ट्र के प्रति प्रेम सभी के लिए, सबके मन में एक जैसा ही प्रेम है, पर प्रेम बताने की परिभाषा अलग हो सकती है, पर सबके मन में देश के प्रति प्रेम तो है। तो वो एकता की बात यहां से है, महसूस करने लगते हैं कि वे सभी एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वह महसूस करने लगे, जब वो क्या है? एक ही राष्ट्र के अंग हैं। चलिए, भारत में इसे जगाने में इतिहास, साहित्य, लोक कथाओं, चित्रों और गीतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। किसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई? इतिहास मतलब हिस्ट्री, पुराण कथाएं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, पुरानी कथाओं, पुराना इतिहास कि कहाँ क्या था, किन किन लोगों ने कैसे कैसे आगे बढ़े, लोक कथाओं के बारे में लोगों ने एक दूसरे को बताया, किताबें बनाई गई है ना, साहित्य के बारे में। उसके बाद लोक कथाएं, मैंने पहले ही बोल दिया। चित्रों मतलब एक चित्र बनाया गया, भारत माता जी का एक चित्र बनाया, भारत का एक चित्र बनाया गया जो लोगों में प्रचार प्रसार किया गया कि भारत एक नाम है, भारत एक है, भारतवासी एक है, भारत में एकता की भावना है। ये अंग्रेजों को दिखाना बहुत जरूरी था, इसीलिए ये सब बातें की गई। जब भी बेटा प्रश्न आता है सामूहिक अपनेपन का भाव क्या था, तो ये मेन की वर्ड्स आप याद रख लो, इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, चित्र और गीतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। किस भावना को जगाने के लिए? सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाने के लिए। चलिए बात करते हैं आगे। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चित्र की, ठीक है। 1905 में अबेंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया था, भारत माता की छवि को चित्रित किया था। 1905 में अबेंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया था। भारत माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। सबसे पहले आप ये फर्स्ट पिक्चर को देखिए और ये सेकेंड पिक्चर को देखिए। पहले आप माइंड में खुद से सोचिए आपको क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है। इधर एक सन्यासी के रूप में है भारत माता, उन्होंने अनाज ले रखा है, हाथ में भोजन ले रखा है, उन्होंने शिक्षा, किताबें, मतलब ये छोटे से ग्रंथ ले रखे, एक माला है ना, कुछ वस्त्र है, कुछ कपड़े हैं। तो ये सबसे पहला जो स्वरूप किसके द्वारा? अबेंद्रनाथ टैगोर, अबेंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया था। कब किया था? 1905 में। कब किया था बच्चों? 1905 में, है ना। भारत माता की छवि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा,
भोजन, भोजन और कपड़े दे रही है, कपड़े, और उसमें एक माला, मतलब सन्यासी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, है ना, यहाँ पे आपको दिख रही है। और देखिए उनके वस्त्र भगवा वस्त्र है, सन्यासी को दर्शा रही है ना। एक हाथ में माला, है ना, मैंने जैसे पहले ही बोल दिया, एक हाथ में माला सन्यासी गुण को रेखांकित करती है ना, सन्यासी गुण को रेखांकित करती है। जैसे जो सन्यासी आप देख रहे हैं जो तपस्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी तपस्या, उनके हाथ में माला होती है ना, हम देखते कि यार ये तो सन्यासी, ये तपस्वी। तो इस चित्र को देख के आपके मन में जो भी आ रहा है, बस आपको, यदि आगे हम बात करेंगे ये तस्वीर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तस्वीर के बारे में हम क्यों जान रहे हैं, ये इसलिए जान रहे हैं बेटा क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने ये। अब हम बात करते हैं जो चित्र आपने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये चित्र तो हमने कभी देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। इसलिए बच्चों मैंने आपके लिए चित्र इसलिए रखा है कि आपको डिफरेंशिएट, आपको पता चले कि अभी के चित्र में और पहले के चित्र में क्या। ये अभी मतलब ये भी पुराने ही चित्र है, पर सबसे पहला चित्र जो भारत माता का जो बनाया गया था किसके द्वारा, अबिंद्रनाथ टैगोर के ने भारत माता की छवि को चित्रित किया था, चित्रकला, चित्र बनाया था, तो उसमें ये सब चीजें थी, है ना। ये सब पूरा जो चित्र है ये पहले बनाया गया था 1905 में। अब वो एक सन्यासी से एक शक्तिशाली, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देवी का अवतार, है ना, शक्तिशाली देवी के रूप में दिखाई देने लगी। शक्तिशाली देवी के रूप में आप देख सकते हैं कि भारत माता, पीछे भारत का नक्शा है, शेर है, कभी इसमें जैसे कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जिसमें हाथी को भी दर्शाया गया है। हाथी और शेर क्यों लिए गए, ये बताते हैं स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है, ताकत, है ना, ताकतवर, तो ताकतवर जानवर का चित्र भी इसमें लिया गया था। और भारत माँ के हाथ में भारत का ध्वज है। पहले ये ध्वज बहुत बाद में बना, इसके बारे में भी हम, ध्वज के बारे में भी पढ़ेंगे कि ध्वज कैसे बना, पहले कौन सा ध्वज आया, फिर कौन सा ध्वज, वो भी हम देखेंगे, कौन सा फ्लैग आया। ठीक है, ये तिरंगा बहुत बाद में आया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे, अब आप कंपैरिजन आप खुद से करिए कि आपको क्या कंपैरिजन दिख रहा है। देखो जब भी बात है कि पहले वाले चित्र की, तो उसमें आप क्लियरली खुद से बस चित्र माइंड में फिट करना है। ठीक है, दोनों चित्र आपको क्या करना है, माइंड में फिट करना है, आप आराम से प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, ये आपको एक बताने के लिए था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, नेक्स्ट, पहले और अब की छवि में मुख्य अंतर तुलना, ये भी आईएमपी है, ये 3 से 4 मार्क्स में आता ही आता है, इसको भी आप स्टार बना लीजिए। ये वाला जो प्रश्न है ये आता ही है। आप भारत माता की छवि को स्पष्ट कीजिए पहले और अभी में, है ना। तो पहले और बाद की छवि में मुख्य अंतर तुलना, विशेषता, पहले इसकी विशेषता, पहले की छवि 1905 का दौर, ठीक है, बाद की आधुनिक छवि, मतलब उसमें काफी मॉडिफिकेशन, आधुनिक हो गई। जैसे मैं पहले आपको बता दूं, देखो ये वाली छवि आप देख रहे हो कितनी सिंपल, सोबर, बिल्कुल डिसेंट दोनों ही हैं, पर आप देखो बिल्कुल सिंपल है। और अभी मतलब जो बाद की छवि थी उसमें एक देवी का स्वरूप, एक शक्तिशाली, है ना, शक्तिशाली देवी का स्वरूप दिया गया है ना, पीछे भारत का नक्शा बनाया गया है ना, और शेर को भी दर्शाया गया है। कभी कभार इसमें कंफ्यूज नहीं होना, शेर हाथी दोनों ही सही है। ठीक है, अब बात करते हैं मूल स्वरूप। अब दोनों का मूल स्वरूप क्या था, शांत, गंभीर और आध्यात्मिक सन्यासी। जैसा कि पहले वाली जो तस्वीर हमने देखी भारत माता जी की, वो किस तरह की थी, उसमें शांत, गंभीर और आध्यात्मिक दिख रही थी, क्योंकि भोजन था, किताब थी, है ना, माला थी, है ना बच्चों। तो ये इस तरह से था। नाउ बाद की आधुनिक छवि, शक्तिशाली, तेजस्वी और सिंहवाहिनी राज,
देवी, राज देवी मतलब एक राज की देवी, भारत माता एक राज की, राज्य तो है तो उनका चित्र कैसा, एक राज की देवी है ना, तो ये उनका मूल स्वरूप, मूल स्वरूप। ठीक है, अब वेशभूषा, अब उनका वेशभूषा में भी आपने देखा कंपैरिजन, उनकी वेशभूषा भी अलग अलग थी, मतलब जो उन्होंने कपड़े, जो वस्त्र, जो उन्होंने ऑर्नामेंट्स बोले, जो ज्वेलरी वगैरह, जो गहने उन्होंने पहने वो भी अलग अलग थे। साधारण भगवा, बिल्कुल सिंपल साधारण भगवा वस्त्र था पहली वाली तस्वीर में। केसरिया, उसका कलर कैसा था, केसरिया था, उसका रंग केसरिया सैफरन था। और वस्त्र बिना गहनों के, उसने जब वो जो फर्स्ट वाला जो चित्र था भारत माता जी का, उसमें उन्होंने कोई भी गहने नहीं पहने थे, केवल हाथ में एक माला थी। अब राजसी लाल या केसरिया साड़ी, मुकुट और स्वर्णिम आभूषण, मैं आपको फिर से दिखा देती हूं, देखो सिर्फ भगवा वस्त्र पहना हुआ है, यहां आभूषण पहने हुए, लाल साड़ी पहनी हुई है ना। बस आप माइंड में दोनों फोटोज रख लो, आप खुद से लिख दो, दोनों जो चित्र हैं, दोनों जो इमेज है वो उस माइंड में रख लो, आप खुद से लिख लोगे। वो दोनों इमेज मैंने आपको इसलिए रेफरेंस के लिए दी है। हाथों में प्रतीक, हाथों में क्या क्या प्रतीक थे, पुस्तक, माला, धान की बालियां और सफेद वस्त्र, हाथ में सफेद वस्त्र थे। भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा और त्रिशूल, हाँ त्रिशूल भी इसमें नहीं है, पर आप जब गूगल पे भी सर्च करके आप देख सकते हो, कुछ चित्रों में आपको हाथी दिखेगा, कुछ चित्र में आपको त्रिशूल और भारत का ध्वज तिरंगा दिखेगा, है ना। वाहन सह प्रतीक, अब पैरों के पास खिले हुए सफेद कमल, चलिए देखते हैं। पैरों के पास खिले हुए सफेद कमल, इधर क्या दिख रहे हैं, खिले हुए सफेद कमल, है ना। और इधर कमल, जो हमारा पिंक कमल है, गुलाबी कमल, जो कमल है, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है, वो कमल यहाँ पे आपको दिख रहा है। इधर सफेद कमल थे, इधर पिंक मतलब गुलाबी कमल। चलिए नाउ, अब शक्ति का प्रतीक दहाड़ता हुआ सिंह, शेर, देखिए शक्ति, मैंने आपको बोला शक्ति, स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ का प्रतीक दहाड़ता हुआ शेर, है ना। सिंह, सिंह शेर, कंफ्यूज नहीं होना, ये तो बहुत बेसिक सा है। चलिए मुख्य संदेश, अब इस पहली बात तो चित्र क्यों बनाया गया, इसका कोई मुख्य उद्देश्य होगा, कोई मुख्य संदेश होगा चित्र बनाने का। सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा और अन्य वस्त्र, शिक्षा और अन्य वस्त्र की आत्मनिर्भरता, इसमें आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, हमारे पास अनाज भी है, हम वस्त्र बनाना भी जानते हैं, हमारे पास पुराना इतिहास है, शिक्षा है, अच्छी शिक्षा है, पुरातन शिक्षा भी है, पुराण के बारे में भी हमें ज्ञात है, ज्ञान है, ये सब पुराने वाले चित्र में दर्शाया गया है। क्यों, ये मुख्य संदेश, जैसे एक अगर भारत की बात होगी, अगर देश की बात होगी, देश को रिप्रेजेंट करने की बात होगी, तो भारत माता का जो चित्र है वो सामने आएगा, है ना। तो इसलिए उसमें दर्शाया गया है स्वदेशीपन को, स्वदेशी सोच को, है ना। अब इधर संप्रभुता, राष्ट्र एकता, सैन्य और राजनीतिक शक्ति, मतलब एक देवी, शक्तिशाली देवी क्या दर्शाती है, अपना एक शक्तिशाली राज, है ना। क्योंकि उन्हें एक देवी के रूप में, हम भारत माता को, भारत माता, हम हमारी भूमि को हम देवी ही मानते, जन्म भूमि, कर्म भूमि, है ना। जिस भूमि, जिस माटी से आप जुड़े हुए हैं उसको आप माँ ही मानते। तो इसी सोच को दिमाग में रखते हुए ये चित्र दिया गया कि भारत माता जी का स्वरूप बनाया गया, है ना। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। राष्ट्र गीत वंदे मातरम, सबसे इंपॉर्टेंट, या बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो भी। राष्ट्र गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है, गीत है ना, सॉन्ग।
एंथम नहीं, गीत। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गीत सॉन्ग, गीत है ये। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, कंफ्यूज नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। गीत बहुत पहले लिखा जा चुका था। लोग उस टाइम पे ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना इंस्टाग्राम था, कि ना यूट्यूब था कि फटाफट से चीजें वायरल हो जाए, बस डाल दी, कंपोज किया। तो बहुत समय लगा लोगों तक ये बात पहुंचने में, है ना, कि वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है उसका निर्माण किनके द्वारा हुआ गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब हुआ गया? 1817, ठीक है, 1870 में। बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ, में शामिल किया गया। बाद में क्या हुआ, उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम आनंद मठ है में शामिल किया गया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत बना। आज भी जब आप कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग, मतलब देशभक्ति से भरा गीत सुनते तो आपके मन में देश के प्रति प्रेम, स्वदेशी भाव, राष्ट्रवाद का जो भाव है वो पैदा होता है। तो वैसे ही उस टाइम पे जब राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम, कब? बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में जब लोगों के पास पहुंचा तो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। इस गीत ने लोगों के अंदर प्रेरणा जगाई, किसके प्रति? अपने देश के प्रति। किस प्रेरणा की बात हो रही है? अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग की भावना जगाई, है ना। अब आपसे कोई, अब आपको मैंने पिक्चर रेफरेंस के लिए देखा है, अब आप बस एक पिक्चर दिमाग में रख लो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे? उन्होंने कौन सा गीत लिखा था? राष्ट्रगीत लिखा था। राष्ट्रगीत कौन सा था? वंदे मातरम था। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा नाम अच्छे से दिमाग में रख लो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब? 1870 में। क्या? राष्ट्रगीत वंदे मातरम की स्तुति या गीत लिखा था, स्तुति या गीत लिखा था। चलिए, अब ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है, आपने फोटो भी देख लिया है, हमने ये भी पढ़ लिया है। चलिए हम आगे की बात करेंगे। अब राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण। अब राष्ट्रीय ध्वज की बात इसीलिए रखी गई क्योंकि ये एक राष्ट्र का प्रतीक बताने के लिए, है ना, ध्वज। ठीक है, अब ध्वज, ऐसा ध्वज, अब ये ध्वज आपको दिख रहा है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो तिरंगा है ही नहीं, ये ऐसा ध्वज क्यों है? अब ये हम बात करेंगे कि ये ऐसा ध्वज क्यों है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आई थिंक ये वाला, बट हाँ, राष्ट्र ध्वज आप सर्च कर सकते हैं। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण। आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्र प्रेम भरने का एक बड़ा माध्यम बना। राष्ट्रीय प्रेम भरने का एक बड़ा माध्यम बना। राष्ट्र प्रेम हमेशा ऐसे ही जगता है, जैसे गीतों से, या जैसे आप वही इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जाते हैं तो उसकी जो जर्सी होती है, जो टी शर्ट वो कोई लेके जाता है, उनको और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए, और ज्यादा उनको इंस्पायर करने के लिए, तो इसीलिए राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया गया। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के दौरान हरा, पीला और लाल रंग का तिरंगा झंडा तैयार किया गया। जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था, तब ही कौन कौन से, उस दौरान जो तिरंगा था उसमें कौन कौन से कलर थे? हरा, पीला और लाल। हरा, पीला और लाल कलर था, और जिसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 कमल थे। ये 8 कमल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कमल थे। किनके प्रतीक, किनका प्रतिनिधित्व करते हुए?
जिसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों, 8 जगहों, 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 कमल के फूल थे। देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। और इसमें बीच में यहाँ पे क्या दिख रहा है, सूर्य और चंद्र, ठीक है, सूर्य और चंद्र और तारा, ठीक है। ये बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन चल रहा था बच्चों, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तब यह ये इस ध्वज से को फहराया गया और इस ध्वज ने लोगों का प्रतिनिधित्व किया और लोगों के मन में देश के प्रति और प्रेम जगाया और इस आंदोलन को और बढ़ाया। कौन से आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का तिरंगा सफेद, हरा और लाल तैयार कर लिया था। कब कर लिया था, 1921 में, जब स्वराज तिरंगा, कौन सा तिरंगा, स्वराज तिरंगा, सफेद, हरा और लाल, देखिए सफेद, हरा और लाल और बीच में चरखा। चरखा क्यों है, स्वदेशी, चरखा स्वदेशी है ना, स्वदेशीपन की भावना के लिए बीच में क्या है, चरखा है ना। तो ये कौन सा झंडा है, जो 1921 तक स्वराज का तिरंगा, जिसके केंद्र में गांधीवादी आदर्श का प्रतीक चरखा था, है ना। गांधीवादी है ना, आदर्श मतलब हम गांधी जी की विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। गांधीवादी आदर्श का प्रतीक चरखा था। जुलूसों में इस झंडे को हाथ में थामकर चलना ब्रिटिश शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था, कि ब्रिटिश जैसे सविनय अवज्ञा जब शुरू हुआ था तो गांधी जी ने वो सोच रखी थी। तो इसी जगह मतलब जब ये ध्वज को फहराया जाता था, जब लोग इस ध्वज को थामकर चलते थे, तो ये क्या दर्शाता था, ब्रिटिश शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत, कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम आपकी आज्ञा का अवज्ञा करेंगे, हम आपकी आज्ञा को अवज्ञा में परिवर्तन करेंगे। तो ये बातचीत, ये सोच से ही बीच में चरखा और कौन से 3 कलर जो हैं, कौन सा, पहले तो सफेद, हरा और लाल, ठीक है। और आप पहले वाले झंडे, आप इन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि बीच में सफेद नहीं था, बीच में सिर्फ वंदे मातरम और पीला कलर था, नीचे हरा और ऊपर लाल, और फिर बाद में यही था कि बीच में जब 1921 में जब जो गांधी जी ने ध्वज को निर्माण किया, तो उसमें कैसा था ध्वज, ऊपर लाल, सफेद, नीचे हरा और बीच में चरखा। चरखा क्यों है, स्वदेश की भावना है ना, स्वदेशी भावना, स्वदेश की भावना को दर्शाने के लिए था। चलिए अब आगे की बात करते हैं। प्रश्न, प्रसिद्ध राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। 5 सेकेंड का काउंटडाउन, रेडी, 1 2 3 4 5। चलिए बताइए जल्दी से आंसर, किस किसने कमेंट कर दिया है, मैं आपका आंसर देख लूंगी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप स्टार में ले लीजिएगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। गांधी जी द्वारा 1921 में तैयार किए गए स्वराज ध्वज की विशेषताएं लिखिए। ये एक 3 से 4 मार्क का प्रश्न है, ठीक है। ये 2024 और 2025 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। गांधी जी के द्वारा 1921 में तैयार किए गए ध्वज में हमने ध्वज की बहुत अच्छे से पिक्चर देखी है,
तो बस आपको वो माइंड में रखना है। 2 बार क्लिक करो अपने माइंड को और इमेज आपके सामने आ जाएगी। गांधी जी के स्वराज ध्वज के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हमेशा बच्चों हेडिंग्स डालने की हैबिट रखनी है। हेडिंग्स डालने की आदत डाल लो। जितनी अच्छे से आप हेडिंग्स डालोगे आपको उत्तर लिखने में और आसानी होगी। कभी कभार ऐसा होता है हम पॉइंट्स टू पॉइंट्स भूल जाते हैं, पर हम हेडिंग दिमाग में रखते कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है। अगर वो हम याद रखते तो हम पूरा प्रश्न बहुत आसानी से लिख लेते हैं। जैसे आप अच्छे हेडिंग दे दीजिए, यहाँ पे लिखे गांधी जी के स्वराज ध्वज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। यह 3 रंगों का था, 3 रंगों से बना हुआ था। उसमें 3 रंग थे। कौन कौन से रंग थे? सफेद, हरा और लाल। सफेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा था। ठीक है। इसके केंद्र में मतलब बीच में गांधीवादी प्रतीक चरखा था। इसके केंद्र मतलब बीच में, इसके केंद्र मतलब बीच में गांधीवादी प्रतीक था, चरखा था, जो आत्मनिर्भर को दर्शाता था। आत्मनिर्भर, स्वदेशी की हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम खुद से कपड़े बना सकते हैं, हम विदेशियों पे नहीं निर्भर है, हम आत्मनिर्भर है। ये कौन सा चिन्ह बता रहा था? ये बता रहा था गांधीवादी प्रतीक जो था चरखा, केंद्र में, बीच में। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, आपको अगर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ये था जो स्वराज आंदोलन का तिरंगा था, है ना, गांधी जी द्वारा चित्रित, गांधी जी द्वारा बनाया गया था। चलिए चलिए मैं गांधीवादी प्रतीक चरखा था जो आत्मनिर्भरता को दर्शाता था। आंदोलन में इसे हाथ में उठाकर चलना ब्रिटिश सत्ता के विरोध का प्रतीक था। जब लोग जैसे अब आंदोलन चल रहा है, लोग एक के पीछे एक आंदोलन में भीड़ चल रही है और सामने सबसे आगे क्या चल रहा है? तिरंगा। कौन सा तिरंगा? जो गांधी जी द्वारा बनाया गया था, वो सबसे फ्रंट में चल रहा है। जैसे ही वो लोग झंडा उठा के चलते थे तो जो विदेशी थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो देख लेते थे, तो वो ये समझते थे कि ये तो विरोध कर रहे हैं, हमारी सत्ता का विरोध, और वो तो हम कर ही रहे थे तब उसी टाइम। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको आईएमपी लेके चलना है हमें, है ना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स आप बनाते चल रहे हैं, तो इसको आईएमपी कर लो और इसमें भी एक स्टार आप बना लो। ठीक है। तो ये प्रश्न आता ही आता है, ये प्रश्न आता ही आता है। चलिए आगे बात करेंगे अब हम। पहले मैं पढ़ता नहीं था, फिर मैंने टॉपर्स के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया और अब वो भी नहीं पढ़ते हैं। ये जनरली ऐसा होता है, कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं कि जो टॉपर्स के साथ सोचते हैं कि मतलब खुद नहीं पढ़ते, पर वो टॉपर्स या उनको दिखता है कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो उनके साथ जाके बैठ के पढ़ने लग जाते हैं। और जब वो पढ़ते हैं तो टॉपर्स क्या करते हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, पर जो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे वो उनको भी साथ में लेके बोलते अरे तुम भी मत पढ़ो। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने दोस्तों को बताना है कि मैं विनर्स ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूं, तो चल तू भी मेरे साथ अक्सर पढ़ाई करना। तो यदि आप टॉपर नहीं भी हो ना, तो आप उनकी नजरों में टॉपर बन जाओगे, क्योंकि उसको पता है कि आप कौन हो, फ्यूचर टॉपर हो। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। जो भी नोट्स, जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, यदि उसके नोट्स चाहिए आपको, तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। उसके बाद आप हमारे जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए, जिसके साथ आप फ्यूचर टॉपर बनेंगे, तो विनर्स स्कूल ऑनलाइन चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए और हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको हमारी ऑनलाइन स्कूल की सारी अपडेट्स मिल जाए, हमारे ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म की सारी अपडेट मिल जाए। हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल से
चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।